नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव की बात की जाए या फिर असम चुनाव की बात की जाए, पुद्दुचेरी की बात की जाए या फिर तमिलनाडु हो या फिर केरल, सभी जगहों के चुनाव नतीजे आ गए हैं। और अगर बात की जाए इन चुनाव नतीजों की तो बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है, चाहे वो असम में मिली हो, बंगाल में मिली हो या फिर पुद्दुचेरी में मिली हो। वहीं केरल को कांग्रेस में एक निर्णायक बढ़त मिली है और उसने वहां पर जो किला था लेफ्ट का, उसको खत्म कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो अभिनेता से नेता बने हैं हेक्टर विजय, उनको तमिलनाडु में विजय मिली है। उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। ऐसे में सबसे अधिक अगर चौंकाने वाले जो रिजल्ट आए वो तमिलनाडु और बंगाल से आए। बंगाल में किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की जीत की बात कही थी। कुछ एक आध एग्जिट पोल थे जो बीजेपी का जीत का प्रचंड बहुमत के साथ दावा कर रहे थे, लेकिन एक एग्जिट पोल ऐसा भी था टुडेस चाणक्य जिसने 192 सीटों की बात की थी और वो एग्जिट पोल उससे पार, बीजेपी की जो सीटें उससे पार चली गई। 206 सीटों पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने। वहीं 80 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। एक सीट पर अभी भी नतीजा आना बाकी है। वहां पर फाइट है, 323 वोटों का कुछ गणित है जिसकी वजह से वो आगे चल रहे थे, जो तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं। ऐसे में एक सीट फंसी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कमल खिला है, उसने सबको चौंका दिया है कि आखिरकार इतनी बड़ी विजय जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी के लीडर्स नहीं कर रहे थे, वो कैसे हुई। लेकिन एक बात है, यहां पर बात की जा रही है, बहुत लोगों का रोल है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो। सभी की मेहनत का रिजल्ट है कि आज बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन इस जीत के पीछे एक और चेहरा है और उस चेहरे की बात अक्सर सुनाई देती है। वो चेहरे की छाप हर जगह पड़ती है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो या फिर बिहार का चुनाव हो। और अब पश्चिम बंगाल में भी उसी चेहरे की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो लोकप्रिय चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां चुनावी सभाएं की थी, रोड शो किए थे, जिन 22 जगहों पर चुनावी सभा या रोड शो किए थे, वहां पर 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कुछ नहीं, कई अधिकांश सीटें जो ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की है। तो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और लगातार उनके भाषणों से, क्योंकि अगर हम जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की थी, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उनकी 20 से 22 जगहों पर जिस तरीके से सभाएं हुई, रोड शो हुए और उनको एक जनता का बहुत ज्यादा समर्थन देखने को मिला। सबने देखा कि जब शुभेंदु अधिकारी ने किस तरीके से मंच पर सीएम योगी के पहुंचते ही किस तरीके से वो दंडवत उन्होंने प्रणाम किया, उनको कहीं ना कहीं सम्मान दिया, जो साफ तौर पर पूरे देश ने देखा जिसको। और अब जब रिजल्ट आया है उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि जिन पश्चिम बंगाल की 22 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार को धार दिया था, जहां जहां पर उन्होंने सभाएं की थी, जहां रोड शोज किए थे, वहां पर बीजेपी की बंपर जीत हुई है। और 3 जगहों पर उनको हार का सामना करना पड़ा है। चाहे वो दमदम की बात की जाए, वहां पर भी उन्होंने चुनाव प्रचार जनता को संबोधित किया था। एक अलग उत्साह देखने को मिलता था, जहां जहां उनकी सभाएं थी, जहां जहां रोड शो थे, लोगों का क्रेज जो था वो वहां पर दिखाई दे रहा था। जय श्री राम का जो नारा है वो उनके द्वारा वहां पर लगाया गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक काबा की बात की थी, क्योंकि जो टीएमसी की लीडर थी उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव को रुख मोड़ने का एक तरीके से उनको भी श्रेय जाता है। लेकिन बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार या जिस तरीके से अभियान को वहां पर 22 जगहों पर किया, वहां बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस जीत से कहीं ना कहीं पूरा देश झूम उठा है। वहीं साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम अवनीश के पास चलते। कानपुर, अवनीश, कौन सी खबर है कानपुर से आज? अखन जिस तरीके से आप पश्चिम बंगाल की और असम की और ऐसे जो भी राज्यों की जीत की जो बात लगातार अभी बता रहे थे हमारे दोस्तों को, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसमें जो वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्यकर्ता है उनमें जो खुशी थी उससे कई अधिक अगर खुशी देखी जाए तो उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में जो है साफ तौर पर देखने मिली। इसी तरीके से कानपुर में भी जो है
जब रिजल्ट आना शुरू हुआ लगभग 10 से 11 बजे के बाद से ही लोगों को ये पता लगना चालू हो गया था कि जो भाजपा की सरकार है वो बनने जा रही है वहां पर, और जो सीटें हैं वो काफी हद तक बढ़ने वाली है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि ये उम्मीद नहीं लोगों ने की थी कि 206 की जो संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं हासिल करेगी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक वहां पर परचम साफ तौर पर लहराया है, यहाँ पर जो कार्यकर्ता है कानपुर के भी, जो भी यहाँ के नेता है, जो भी यहाँ की मेयर है, उन्होंने ढोल नगाड़े के साथ में जो है इस जीत का जो है कहीं ना कहीं जश्न मनाया। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खा करके एक तरीके से जो है एक मैसेज दिया था, तो जिस तरीके से बंगाल में जीत के बाद में झालमुड़ी बांटी गई थी, उसी तरीके से कानपुर की मेयर जो प्रमिला पांडे है वहां यहाँ पर उन्होंने ढोल नगाड़े लेकर के खुद बजाया, और यहाँ पर उन्होंने भी जो है सभी को झालमुड़ी के खिलाई। तो एक तरीके से कहा जाए तो झालमुड़ी भी एक जो बंगाल का जो एक प्रसिद्ध जो है खाने की चीज है, वो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं फेमस हो गई। यहाँ पर भी जो झालमुड़ी लगाने वाले लोग हैं उनकी जो बिक्री है कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, आने वाले समय में 2027 का भी जो है कहीं ना कहीं शुरुआत यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनसे जब IBC ने बात की तो उन्होंने भी बताया कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई थी, उसी तरीके से 2027 की तैयारी हम लोगों ने कर ली, और 2027 में इससे बड़ी जीत जो पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है, जो उत्तर प्रदेश की जीत है, जीते हैं, उनसे बड़ी जीत जो है कहीं ना कहीं दर्ज करने का काम जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2027 में करेगी। अब बिल्कुल अवनीश, सबसे बड़ी बात है कि एक अलग उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, चाहे बीजेपी कार्यालय की बात की जाए या फिर अवनीश जिस तरीके से कानपुर में बता रहे हैं कि उत्साह देखने को मिल रहा है। जीत की खुशी में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और झालमुड़ी जो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखती है, अब वो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक लोकप्रिय व्यंजन के रूप में शामिल हो चुकी है। लोग तंज के रूप में भी झालमुड़ी खा रहे हैं और खिला रहे हैं। लोग पूछ भी रहे हैं कि झालमुड़ी खोज रहे हैं लेकर के कि कोई मिल जाए तो उसको भी खिलाएं। फिलहाल इस तरीके का बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर एक बड़ा ही जोश दिखाई दे रहा है, और ये उत्साह, ये खुशी जिस तरीके से अवनीश ने बताया है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश भरने का करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और कहीं ना कहीं बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं मॉरल जो था बीजेपी कार्यकर्ताओं को डाउन हो चुका था। लेकिन 2024 के बाद तमाम राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, चाहे वो बिहार की बात हो और अब पश्चिम बंगाल की बात हो, तो अब एक कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में एक अलग उत्साह है, रणनीति है, और उस रणनीति के तहत ही कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि झालमुड़ी के साथ साथ इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं का होश भी बहुत हाई है, क्योंकि जोश मतलब बहुत हाई है और वो जोश में है और जगह जगह झालमुड़ी को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से जिस प्रधानमंत्री ने जिस झालमुड़ी दुकान से झालमुड़ी खाई थी वो पश्चिम बंगाल की थी, लेकिन अब झालमुड़ी का प्रचार पूरे देश में हो चुका है, जो जगह जगह देखने को मिल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश बीजेपी का कार्यालय हो या फिर कानपुर में जिस तरीके से अवनीश बता रहे हैं, जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता झालमुड़ी लेकर के किसी को खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रवीर के पास चलते हैं। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी खबर है? देखिए अखंड, एक तो सबसे बड़ी खबर जैसे अभी आप और हमारे कलीग कानपुर से अवनीश डिस्कस ही कर रहे थे कि जिस तरीके से ये जीत मिली है, इस जीत के पीछे जैसे कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो ये जीत है, ये जीत ही नहीं है, ये ऐतिहासिक क्षण है उसका कि जिसे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे, तो उन्होंने एक अपने भाषण में कहा था कि ये और मीडिया से रूबरू जब वो हुए थे वहां पे, तो उन्होंने सीधे सीधे एक चीज बोली थी और मीडिया ने सवाल किया था कि अब यहाँ के गुंडों को क्या होगा, तो उन्होंने कहा यहाँ के गुंडों को यहाँ की पुलिस देखेगी। और ऐसे तमाम सारे यादगार पल अगर हम कहें तो शायद अब एक तरीके के मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदू अब शायद बंगला का जो था वो और एक तरफा वोट महिला का क्या बीजेपी के जो इम्पैक्ट पड़ा है वो महिला बिल गिरने की वजह से भी हुआ है या फिर तमाम सारी चीजें ऐसी निकल गई। लेकिन कुछ भी हो, इसमें एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री का जादू चला है और बंगाल का सुपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का। अब क्योंकि विपक्ष तमाम तरीके की हिला हवाली दे रहा है, उसमें चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो चुनाव आयोग के साथ साथ
और तमाम सारी चीजें देखने को मिल रही हैं कि अब आरोप लग रहे हैं और बड़े पैमाने पर आरोप लग रहे हैं कि बदमाशी की गई और वोट चोरी किया गया। वोट चोरी का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो रायबरेली सांसद भी है, उन्होंने भी इससे पहले तमाम सारी अपनी यात्राएं करी, उसको लेकर के ये सब अब देखने को मिले। लेकिन प्रचंड बहुमत, जिस तरीके से मैं देखूं, अगर बात कर रहा हूं या हम आप देख रहे हैं, चाहे वो पौंडीचेरी हो, चाहे वो अगर बात करूं असम हो, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जो है पवन खेरा को लेकर जिस तरीके से वाद विवाद हुआ, कोर्ट तक मामला गया, उसको लेकर भी जब ये सारी चीजें देखने को मिली तो उन्होंने कहा कौन है ये पवन खेरा, मैं देख लूंगा इसको। तमाम सारे ऐसे वाद विवाद देखने को मिले। लेकिन अंततः बीजेपी ने इन 3 राज्य में, अगर मैं बात करूं पांडिचेरी, असम और बंगाल में टुकड़ा साफ कर दिया विपक्ष का। और जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली है, कहीं ना कहीं एक बार वहां पर सोचने का विषय है ममता बनर्जी के लिए, विपक्ष के लिए, कि जिस तरीके से ये चीजें हुई है। जी अखंड। और मैं आज अगर बात करूं आज की खबर पे, तो आज इसी हिंदू धर्म की अगर बात करूं, हिंदू धर्म से जुड़ा एक बड़ा दिन है। आज से ज्येष्ठ के बड़े मंगल की शुरुआत होती है और हमारी मौजूदगी अभयदाता मंदिर में है और चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो एक हिंदू जो लोग हैं, जो हिंदुत्व वाले लोग हैं, वो आज से इस दिन की जो शुरुआत है आज से मंदिर होकर करना चाहते हैं। और IBC 24 की टीम यहाँ पे मौजूद है और मेरे पीछे आप ये मंदिर है, देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी मौजूदगी है। और चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो माताएं हो, चाहे वो बहनें हो, हर तरीके से आ रहा है और इस ज्येष्ठ मंगल की शुरुआत की अच्छे से आज भगवान के नाम से यहाँ पर दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इंद्रवीर ने बहुत बड़ी बात बताई, क्योंकि देखिए ज्येष्ठ माह का आज सबसे पहला बड़ा मंगल है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सबसे बड़ी बात है कि हमने लखनऊ में देखते हैं कि ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के दिन जगह जगह भंडारे लगते हैं। 1000 से ज्यादा जगहों पर भंडारे लग रहे हैं और नगर निगम की बात की जाए तो करीब 350 के करीब तो रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं और लगातार हर जगह गली मोहल्ले से लेकर के बड़े जो मुख्य चौराहे होते हैं वहां पर भी भंडारे का आयोजन किया जाता है। बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। 8 इस बार बड़े मंगल पड़ रहे हैं, आप लोगों को जानकार बता दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भंडारे इस तरीके से होते हैं कि शायद पूरे लखनऊ में जिस तरीके से भंडारों का आयोजन किया जाता है, जगह जगह भंडारे किए जाते हैं। एक सवाल इसी से रिलेटेड है इंद्रवीर, कि क्या रायबरेली में भी भंडारों का आयोजन किया जाता है जगह जगह, क्योंकि लखनऊ में तो बड़े बिल्कुल। देखिए अखंड, रायबरेली ही नहीं, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा पर्व है हिंदू के लिए कि शायद अब रायबरेली और मैं अगर बात करूं रायबरेली से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर गांव, अब हम लोग रायबरेली शहर में रह करके या किसी भी शहर में रह करके जितने उत्सव से हम शायद त्योहार इस बिजी शेड्यूल में, अपने बिजी शेड्यूल में नहीं मना पाते, उससे बेहतर अब गांवों में देखने को मिलता है। ऐसे अनेक त्योहार, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे वो दुर्गा शरद नवरात्र हो, चाहे वो बड़ा मंगल हो, तो इस तरीके के भव्य कार्यक्रम को अब देखने को मिलता है। क्योंकि और खासकर मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा पॉलिटिक्स यहाँ पे इनबिल्ड करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जब से भाजपा सरकार है तब से कहीं ना कहीं हिंदू स्वतंत्र होकर अपने हर त्योहार, हर फंक्शन, हर चीज खुलेआम जिस तरीके से मना रहा है, अब ये एक अग्रसर है। मैं ये कह सकता हूं कि हिंदू राष्ट्र की ओर अब भारत देश अग्रसर हो रहा है धीरे धीरे। जी बिल्कुल, एक चीज ये है इंद्रवीर, क्योंकि देखा गया कि पश्चिम बंगाल में भी किस तरीके से एक दुर्गा माता जी का मंदिर था आसनसोल में, जो कई वर्षों से बंद पड़ा था। बीजेपी की जीत हुई है, उसके बाद खुल करके चीजें निकल करके सामने आ रही है और जानकारी जो आ रही है वो ये आ रही है कि उस बंद पड़े मंदिर को, दुर्गा जी के उस मंदिर को खोल दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए। अब अगर इस तरीके से चीजें होंगी कहीं किसी राज्य में जहां पर इतनी बड़ी आबादी हो, बहुसंख्यक हो, वहां पर अगर किसी मंदिर को बंद कर दिया जाए किसी भी वजह से, तो अपने आप में सबसे बड़ी वजह है कि वहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं और लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करता है। क्योंकि अभी हमने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का भी एक ट्वीट देखा है कि उन्होंने भी किस तरीके से डीएमके पर हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि जो सनातन को खत्म करने चले थे वो खुद खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं राजनीति, पॉलिटिक्स अब सनातन को लेकर के होती हुई दिखाई दे रही है। कभी एक समय था जब एक ही समुदाय को लेकर के लोग सोचते थे कि अगर ये आपके साथ नहीं होगा तो आपकी जीत सुनिश्चित नहीं है, लेकिन अब पिछले 2014 के बाद से पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि अब लोग दूसरी तरीके की राजनीति करते हैं। विकास के साथ साथ अब धर्म दोनों पक्षों के लिए जरूरी हो गया है, ऐसा नहीं है कि किसी एक समुदाय तक है। फिलहाल अब इसको लेकर के खुल के राजनीति होने भी लगी है। बताइए अखंड, हम बात करेंगे जारी है उनसे भी कि अब आज बड़ा मंगल की शुरुआत है और इस बड़े मंगल पर हम भी जैसा सुन रहे
कि कुछ 2 मंगल पढ़ेंगे, उसके बाद शायद फिर मलमास लग जाएगा, उसके बाद फिर आगे की ओर ये कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ के पंडित जी हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, किस तरीके की ये शुरुआत है बड़े मंगल की, और सुनने में आ रहा है कि इसके बाद लगेगा फिर आएगा। नहीं जेठ जी। एक अधिक जी है ना। जी तो पहले 2 मंगल जेठ के रहेंगे और फिर 4 मंगल जी मलमास के रहेंगे जी। और फिर 2 मंगल लास्ट में जेठ के रहेंगे। मतलब लगातार चलता रहेगा, बीच में कुछ ब्रेक लगेगा ऐसा? नहीं, अब जेठ तो रहेगा जेठ का। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोगों का, कुछ ऐसे पुजारियों का कहना है कि नहीं, बीच में शायद ये ब्रेक लगेगी, मलमास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी जिसे शुद्ध जेठ रहता है और फिर इसके बाद अधिक मास रहेगा जेठ का, जी। फिर शुद्ध रहेगा। मतलब तो चारों 8 मंगल जेठ के बाद। मतलब इस बार अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मंगल पढ़ रहे हैं। हाँ, जेठ के 8 मंगल है। हर बार कितने मंगल पढ़ते हैं? 4-5 पर रहते हैं हर बार जी। इस बार 8 मंगल। 8 मंगल। तो इस बार कुछ ऐसी विशेषताएं है 2026 में कि 8 मंगल पढ़ रहे हैं, क्या विशेषता है? भगवान जी का एकदम मन से पूजन करें, भजन करें, जी सुंदरकांड का पाठ करें, आरती करें, जी। है ना, क्योंकि जेठ में भगवान जी का ये बहुत महत्व होता है। अच्छा, 2026 में बड़े बड़े पुजारियों का, बड़े बड़े मंदिर के जो और महात्मा है, उनका कहना है कि कुछ ऐसा संयोग है कि शायद ये काफी दिन बाद आ रहा है, 3 साल बाद, ऐसा कुछ हम बोलते हैं 16 साल बाद आया है। 16 साल बाद आया है। जी। देखिए, अगर ये मंदिर के पुजारी छोटे पंडित इनको कहते हैं, और इनका कहना है कि ये 16 साल बाद ही तिथि है, और इस तिथि को लेकर के जो है 8 मंगल इस बार पढ़ रहे हैं। और ये 8 मंगल को लेकर के, जैसे हर बार 4 या 5 मंगल पढ़ते थे, तो इस बार 8 मंगल है, और इस 8 मंगल को लेकर के लोग श्रद्धा और सुमन के साथ अपनी पूजा और वो करें, इसको लेकर के इन्होंने जानकारी दी। जी हाँ बिल्कुल, इस बार 8 मंगल पड़ रहे हैं और पहले ही बता दिया गया। और इस बार इस मंगल में जगह जगह भंडारे देखने को मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसी चीज को भी पंडित जी बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी खबर है? जितेंद्र सुन पा रहे हैं आप? जितेंद्र से कनेक्ट होंगे, तब तक एक खबर आपको बता देते हैं कि बिजली बिल को लेकर के, स्मार्ट मीटर को लेकर के, प्रीपेड मीटर को लेकर के जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश था, लोगों का जो रोष था दिखाई दे रहा था। कई जगहों से तस्वीरें आ रही थी कि लोग अपने मीटर को निकाल करके जो विद्युत उपकेंद्र है, जो ऑफिसेज है, वहां पर ले जाकर के फेंक रहे थे। कई महिलाओं ने इस तरीके से जो प्रीपेड मीटर्स थे उसका विरोध किया था, उसको निकाल करके दफ्तरों के बाहर फेंक दिया था। अब उसी को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि इस प्रीपेड मीटर को लेकर के सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पहले की तरह ही ये प्रीपेड मीटर हो जाएंगे, अब स्मार्ट मीटर की तरह ही काम करेंगे। अब रिचार्ज कराने का झंझट खत्म कर दिया है सरकार ने। अब लोगों को बिल मिलेंगे और उस बिल को जमा करने के लिए कुछ मोहलत मिलेगी। जो प्रीपेड मीटर थे, कहीं ना कहीं उसको, इससे लोगों को समस्याएं हो रही थी, लगातार शिकायतें आ रही थी, और जगह जगह इसको लेकर के विरोध दर्ज करा रही थी, चाहे वो महिलाएं हो। जगह जगह इस तरीके की तस्वीरें आ रही थी कि लोग अपने घरों से निकाल करके इस मीटर्स को दफ्तरों में फेंक के चले आ रहे थे। जगह जगह इस जब खबरें आई तो संज्ञान लिया सरकार ने, और संज्ञान लेने के बाद सरकार ने इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए लोगों को राहत दी है। और अब प्रीपेड मीटर से अब लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, और पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है। स्मार्ट मीटर के तहत उनको बिल आएंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रीपेड मीटर ने लोगों के लिए दुविधा पैदा कर दी थी, परेशानी पैदा कर दी थी, उसके बाद से लोग ही लगातार इसका विरोध कर रहे थे। अब सरकार ने उनके हित में फैसला लिया है, और अब से पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। और यहां तक कहा गया है कि 1 महीने तक बिजली किसी की नहीं कटे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आप लोग अपना बिल भी जल्द से जल्द भर दें। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, कौन सी खबर है बस्ती से आज? बिल्कुल अखंड, देखिए खबरों की बात की तो कहीं ना कहीं 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर जिस तरीके से, एक और बता दें आपको कि जिस तरीके से हाल में बंगाल या असम में चुनाव हुआ उससे रिलेटेड। लेकिन दूसरी खबर अखंड पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले ही बताया कि दर्शकों को, अपने आईबीसी के दर्शकों को जरूर बताएंगे कि इसमें अब अपडेट है। जिस तरीके से 45 जो फर्जी डीजल के मामले में अब कहीं ना कहीं उसमें नया मोड़ सामने आया है। प्रशासन के द्वारा, यूं प्रशासन ना कहें, जो शासन के द्वारा उसमें कार्रवाई की है। जो आरआई जो गीता भारती थी, उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। कहीं ना कहीं विवादों में भी मानी जा रही थी। गोरखपुर में भी आरोप है कि उन्होंने लगभग 200 अनफिट गाड़ियों को फिट कर दिया था। उन्होंने
और ये भी माना जाता है कि जो दलाल होते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो अपने मनमानी जो बाबू होते हैं, उनकी साठ-गांठ तो वो कहीं न कहीं ऐसे कारनामे लगातार करते रहती थी और अपनी चर्चाओं में बनी रहती थी। फिलहाल अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, बाकी विभागीय जो कार्रवाई है, जाँच है वो की जा रही है। क्या इनके साथ और भी कोई जो एजेंट है या दलाल है या जो बाबू है वो उनके साथ जुड़े थे, चाहे वो सब भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो सारे जो पहलू हैं उसकी जाँच की जा रही है। शासन द्वारा ये कार्रवाई की गई है अखंड। हाँ, सबसे बड़ी बात है जितेंद्र की क्या सरकार इन लोगों को पैसा देती है या फिर ये एजेंट देते हैं, चाहे दलाल देते हैं, वो लोग पैसा देते हैं? काम किसके लिए करना होता है? जनता के लिए करना होता है, सरकार के लिए करना होता है कि एजेंट दलालों के लिए काम करना होता है? आप लोग इस तरीके से गलत काम को भी सही कर देंगे, अनफिट गाड़ियों को भी फिट बता देंगे, वैलिड कर देंगे। अगर उस अनफिट गाड़ी की वजह से किसी की मौत हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट घटना घट जाएगी, कई हमने गाड़ियां देखी हैं, हमने देखा सड़कों पर किस तरीके से मौत दौड़ती है। और अगर इसी तरीके से आप जैसे कर्मचारी अधिकारी बैठे रहेंगे कि अनफिट चीजों को भी केवल फिट करा के बैठा देंगे क्योंकि आपको कुछ मिल जाएगा, और दलालों के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। सरकार ने तो एक्शन ले लिया, प्रशासन ने तो एक्शन ले लिया इनको सस्पेंड करके। सवाल ये भी बनता है जितेंद्र कि क्या केवल एक ही कर्मचारी है जिसकी वजह से इतनी बड़ी गलतियां हुई होंगी? कुछ और लोग भी तो शामिल होंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? क्या केवल एक आरआई थी जिन्होंने इस पूरे मामले में दोषी पाई गई और सारे लोग निर्दोष है, उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं? देखिए, ये साफ क्लियर है कि जिस तरीके से जो अभी जांच की गई है, जांच के जो पहलू सामने आए हैं, पहला पहलू तो उसमें साफ दिखा गया, क्या ये गोरखपुर में थी तो वहां विवाद में थी, वहां के बाद ये बस्ती में आए हैं तो लगातार विवाद हुए। कहीं ना कहीं स्वाभाविक ये भी माना जा सकता है कि उनके विवाद होने की वजह से विवादित है, वो चर्चाएं में रहती है। कहीं वहां पे जिस तरीके से 200 गाड़ियों को अनफिट करके उनको फिट किया गया था, तो कहीं ना कहीं पहलुओं की जांच की जाए तो शायद उसके आधार पर यूं कहें या कुछ एविडेंस ऐसे शायद मिले हों कि जिसके आधार पर इन पे कार्रवाई की गई है। बाकी जो भी और भी कर्मचारी हैं सभी की जांच की जा रही है, सभी पहलू पे भी जांच की जा रही है। अगर कोई दोषी होता है तो उनपे भी कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रथम अगर जिससे बात की जाए तो सबसे पहले जो गीता भारती है, फिलहाल अभी इन्हीं को ही सस्पेंड किया गया है। जितेंद्र, एक सवाल ये भी है, और कौन से अधिकारी या कर्मचारी इस पूरी जांच में फंस सकते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि देखिए, एक लोग तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम ये नहीं मान सकते केवल एक ही लोगों की इसमें खाना पूर्ति करके किसी को सस्पेंड कर देना, कुछ और लोग भी शामिल होंगे। हम ये नहीं कहते सस्पेंड कीजिए, ऐसा नहीं होता सबके सब गलत होते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने देखा है कि एक सिस्टम होता है, बाईपास भी कर जाते हैं कुछ लोग, उस सिस्टम के तहत काम करते हैं और किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये भी सत्य है। लेकिन जो लोग और भी दोषी हैं या फिर कुछ लोग और भी हैं जो इस वक्त रडार पे हैं जांच एजेंसियों के, जो भी जांच कर रही है। देखिए, एक चीज साफ है, छोटा एक आरआई अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पद बहुत छोटा, यूं नहीं कह सकते कि हाँ बहुत बड़े, क्योंकि इनके ऊपर भी काफी बड़े बड़े पद है, उनके ऊपर भी है। तो ये क्लियर बात है कि अगर किसी दूसरे स्टेट में, थोड़े दूसरे राज्य से, वहां के राज्य से सिंडिकेट या बस्ती में या उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों में अपना इस तरह के सिंडिकेट बनाते हैं और जो फर्जी लाइसेंस बनाते हैं, डीएल बनाते हैं, तो ये स्वाभाविक बात है कि किसी एक कर्मचारी के हाथ की ये पूरी कमान नहीं है। स्वाभाविक कह सकते हैं कहीं ना कहीं हाथों की 5 उंगलियां, तो स्वाभाविक बात है शायद उसमें से 2-3 उंगलियां ही काम करती होंगी। तो कहीं ना कहीं ये सिंडिकेट बढ़ा है, 4500 लाइसेंस बड़ी चीज है सिर्फ बस्ती जनपद पे। तो स्वाभाविक बात है जो और भी अगर जनपदों से बने होंगे तो सिंडिकेट पूरे तरीके से एक्टिव होगा। जिस तरीके से बात ये भी आ रही है कि लगभग मेरे ख्याल से शायद 50 लाख के ऊपर के आसपास के आंकड़ों की बात की गई है। तो इतनी भारी रकम अगर कहीं ना कहीं सिंडिकेट के जरिए बनी है, अगर ली गई है और लाइसेंस इतने बने हैं, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं और कर्मचारी होंगे। हाँ, ये अक्सर देखा जाता है कि शायद कुछ अपने सहायक जो लोग होते हैं उनको बचाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन यही कहते हैं ना कि अगर प्रशासन चाहे या शासन चाहे तो स्वाभाविक बात है अगर जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई भी की जाती है। तो ये कह सकते हैं कि ये कड़ी थी जहां पे गीता भारती जो है एक कड़ी थी जिनको अभी तक उठाया गया है, जिनको सस्पेंड किया गया है। हो सकता है इसी कड़ी के आधार पर पूछताछ से कुछ नए लोग भी सामने आए। अखंड, एक चीज और भी जानना चाहिए जितेंद्र, एटीएस की इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही थी, क्या एटीएस को कोई संदिग्ध चीजें मिली है या कोई संदिग्ध लोग मिले हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बना हो? क्या कोई जानकारी इस पे निकल करके सामने आ रही है? नहीं, अभी एटीएस की जहां तक बात आई थी कि हाँ एटीएस इसमें जांच करे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है बस्ती के जो अधिकारी है या आरटीओ विभाग के कर्मचारी है, कहीं ना कहीं वहां से ये जानकारी मिली थी। ये क्लियर था कि जो टीम आई थी, जो टीम अयोध्या से डिप्टी कमिश्नर बनाए गए थे, वहां जांच उन्हें करनी थी, वो आए थे। उन्होंने लगभग 1500-1600 के आसपास जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनके एड्रेस की सत्यता की जांच की गई कि क्या प्रॉपर इस एड्रेस पे ये लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, डीएल इनका कैसे बना, ये फिट थे कि नहीं, इनकी टेस्टिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, सारे डॉक्यूमेंट जो मानक चेक किए गए। लेकिन अभी तक ये क्लियर होकर सामने बात नहीं आई है क्या उसमें से कितने जो एड्रेस है वो वैलिड है या कितने एड्रेस उसमें से फेक है।
ऐसी अभी कोई जांच सामने नहीं आई अखंड। हाँ बिल्कुल, बड़ा ही गंभीर मामला है ये। और इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में अगर इस तरीके से फेक लाइसेंस बनेंगे तो अपने आप में सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार जिन कंधों पर जिम्मेदारी है वो आखिरकार कर क्या रहे हैं। क्या सरकार के लिए काम करना है, उनको जनता के लिए काम करना है, या फिर जो लोग हैं, जो दलाल हैं, उनके लिए काम करना है। एक बड़ा गंभीर सवाल है और इसी सवाल के साथ अभी भी कई अनसुलझे जो सवाल हैं वो अभी उठ खड़े हुए हैं कि आखिरकार इन सवालों का जवाब मिलेगा कब। क्या एक आदमी को दोषी ठहरा देने से, या यूं कहें कि एक आदमी के ऊपर कार्रवाई कर देने से इन तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा क्या? बिल्कुल अखंड, अब कहीं ना कहीं वही कह सकते हैं कि जांच के बाद ही जो चीजें हैं वो क्लियर हो, लेकिन ये साफ है कि किसी एक व्यक्ति का या एक यूं कह सकते हैं कि इस बड़े सिंडिकेट में अगर इतने लाइसेंस फर्जी बने हैं तो स्वाभाविक बात है एक व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन वही है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर देखा जाएगा कि जो है विभागीय द्वारा या प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई उसमें की जाएगी। अखंड, हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले को जितेंद्र ने बताया और बताया कि एक बड़ा ही गंभीर मामला है जो कई बड़े एक फर्जीवाड़े की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें एक अधिकारी को, एक कर्मचारी को निलंबित जरूर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी मछलियां हैं जो बचती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में एक बड़ा ही गंभीर सवाल है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार अगर किया गया कुछ दलालों और एजेंटों के लिए, तो क्या केवल उसमें एक ही आदमी शामिल था? क्या कोई एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था? और अगर एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था तो उसकी जिम्मेदारी तय करके उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्या इतने बड़े सिस्टम में क्या पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? क्या केवल एक व्यक्ति के ऊपर इस तरीके की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए? इतना बड़ा घपला हो सके? तो अपने आप में सवाल होते हैं कि आखिरकार जिन जगहों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती है, जहां जहां पर बड़े बड़े काम होते हैं, अगर वहां पर इस तरह की स्थितियां होंगी तो होंगी क्या? कितना बड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा हम सुनते ही हैं, अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल अखंड, जैसे अगर बिल्कुल अखंड जिस तरीके से क्योंकि हमारे सहयोगी भी साथ में जुड़े, मैं शॉर्ट टर्म में एक बात कहना चाहेंगे अखंड। एक चीज साफ है, जिस तरीके से बंगाल चुनाव की बात की जाए, आसाम में जो चुनाव हुआ है, लेकिन इन सारे चुनावों में अखंड एक चीज खास देखा गया, अभी कुछ दिनों से बीजेपी के जैसे हरीश त्रिवेदी बस्ती के लगातार 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या अमित शाह की बात की जाए, उनके बड़े करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन एक चीज खास था कि उन्होंने बिहार की, अगर बिहार का उन्होंने चुनाव का प्रभारी बनाया गया तो बिहार चुनाव जीत गए। आसाम में इससे पहले भी चुनाव हुआ, उस समय भी प्रभारी बनाया गया था, तब भी चुनाव के नतीजे साफ थे। वर्तमान समय की जो स्थिति है वो भी देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हरीश त्रिवेदी का जो नाम और उनके कद की कहीं ना कहीं जिले में बड़ी जोरों तरह से बात की जाए तो गुंगुआहट बड़ी तेजी से हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता हो कि उन्हें बड़ा पद भी दिया जा सके, क्योंकि यह जाना जाता है कि हरीश द्विवेदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बड़ी क्लोज माने जाते हैं। जहां जहां उनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, अभी तक देखा गया है कि कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता हुआ कहीं दिखाया गया, अक्सर वहां की चुनाव जो है जीत हासिल होते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि बस्ती से भी उन्होंने अपनी टीम को वहां से उन्होंने खुद ही चयनित किया गया था। और यहाँ से उन्होंने अपनी टीम को, चाहे बिहार की बात की जाए, चाहे सॉरी आसाम की बात की जाए, चाहे बंगाल की बात की जाए, वो पूरी टीम यहाँ से गई थी। लेकिन आसाम के जो नतीजे है, स्वाभाविक बात है, उसका श्रेय जो बस्ती की जनता है, बीजेपी के जो लोग, वह साफ पूरी तरीके से हरीश द्विवेदी को देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा क्या जो बड़ी जिस तरीके से बात की जाए कि कोई बड़ा पद दिया जाना चाहिए, ये अब देखने वाली बात होगी। अखंड, बिल्कुल जितेंद्र, हरीश द्विवेदी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और एक बड़ कार्यकर्ता के रूप में जिस तरीके से उन्होंने अपनी शुरुआत की बीजेपी में, और 2014 में जिस तरीके से प्रेजेंट जो बीजेपी की जीत हुई थी उसमें बस्ती की भी लोकसभा सीट थी जहां पर हरीश द्विवेदी ने जीत हासिल की थी, दूसरी बार भी सांसद चुने गए थे। लेकिन फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। और लेकिन जो भी नेतृत्व या जो भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी जाती है, हरीश द्विवेदी ऐसे नेता है जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। और इस वक्त भी कुछ ऐसी चर्चा चल रही है कि हरीश द्विवेदी को जिस तरीके से उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई, चाहे बिहार में चाहे आसाम में, वहां पर बेहतर रिजल्ट मिला है। और साफ तौर पर उनकी जिम्मेदारी का उनको इनाम, जैसा कि खास तौर पर देखा जाता है कि बीजेपी में इनाम जरूर मिलता है उन तमाम नेताओं को जिनके द्वारा अच्छा काम किया जाता है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में एक बड़ा योगदान दिया और दोनों ही जगहों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, अब हरीश द्विवेदी को किस तरीके का नाम मिलता है। लेकिन इतना जरूर है कि हरीश द्विवेदी की जो पहचान है एक जुझारू कर्मठ नेता के रूप में है, और लगातार इसी तरीके की पहचान की वजह से वो जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उसके बड़े प्यारे और करीबी माने जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नतीजों के बाद क्या हरीश द्विवेदी को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि कई दिनों से उनके नाम को लेकर के चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में उनको एक बड़ा अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कौन सी वो जिम्मेदारी होगी जिसमें वो फिट बैठते हैं, बीजेपी आला कमान उनको लेकर किस तरीके का फैसला करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हम चलते हैं राम कुमार राजपूत के पास। राम कुमार जी, कौन सी खबर है?
जी, कहीं ना कहीं नारी शक्ति को लेकर एक पूरी तरीके से लगातार सरकार अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। और वहीं एक ऐसी नारी शक्ति मेरे पास आज मौजूद है जो उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा जो सपना देखा था, उसके बावजूद भी जो है इनकी शादी होने के बाद में जो है इनके पति ने पहले इनको घर से त्याग दिया। उसके बाद में धीरे धीरे इस नारी शक्ति ने कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे अपने देश के लिए जो एक सिंगर बनने का सपना देखा था, उन्होंने आज मेरे साथ मौजूद हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कहते हैं कि जो अगर सपनों में अगर जान है तो कहीं ना कहीं हर सपना जो है उनका पूरा किया जा सकता है। तो ये महिला जो है घर से इसको निकाल दिया गया है और अपने बच्चे के साथ जो है अपने जो किराए के मकान में रहकर अपना जीवन यापन करती नजर आ रही है। और इस महिला को देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी जो है सरकार की सुविधाएं नहीं दी गई हैं और महिला ने धीरे धीरे जो है अपने जो है देश के लिए गीत गाना शुरू किया और आज जो है एक धीरे धीरे बड़े सिंगर के रूप में जो है जाने लगी हैं। उनसे भी आज मैं आपकी बात कराएंगे, क्योंकि जो महिला है, महिला को देखा जा रहा है, एक बच्चा है, बच्चे के साथ में जो है अपना जीवन यापन करती नजर आ रही है। क्योंकि इनका कहना है कि सरकार के द्वारा मुझे कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई हैं और मैं धीरे धीरे जो है अपने देश के लिए गीत गाते रहे और अपना एक जो है धीरे धीरे मुकाम पर पहुंचने के पूरी तरीके से इनकी जो है मुकाम हासिल किया है। और उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बचपन से ही किस तरीके की आपने जो सपना देखा था और कहाँ तक आप पहुंची हैं और आगे जो है सरकार से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपका जीवन यापन होगा, क्योंकि जो सरकार की सुविधाएं वो उनको कोई भी नहीं। जी बख्ता जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बबीता सिंह है। मैं कस्बादापुर में रहती हूँ और मैं बचपन से ही मेरा गाने का शौक है। मैं देशभक्ति गीत ज्यादातर गाती हूँ। लता जी के गाने हैं फिलहाल तो उनके लिए मैं शौक से गाती हूँ। आपको आपके पति ने कैसे छोड़ा? आप कहाँ से संघर्ष किया आपने? हमारे बीच कोई झगड़ा हो गया था तो उन्होंने मुझे घर से निकाल रखा है। अभी मैं अकेली रहती हूँ। वो खर्चा वर्चा कुछ नहीं देता हमें, बस मैं मेहनत कर रही हूँ, बीमार रहती हूँ, ऐसे अपने बच्चे का इशारा करती हूँ मैं। अच्छा, सरकार ने कोई सुविधाएं दी जी आपको? नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं। अभी तो मैं गाती हूँ बस अपनी में, मुझे अच्छा है आपने गाने का किसके शौक पास है। गुहार लगाई थी? अपनी समस्याएं किन अधिकारियों के पास आप पहुंची थी और किन लोगों से आपने बताया, उसके बाद भी आपको मदद नहीं मिली? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हमने देखा है तमाम जगहों पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारी शक्ति को लेकर के बहुत संजीदा है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे किन के पास आप गई थी और वो कौन सी फरियाद लेकर के गई थी जिसको पूरा नहीं किया गया योगी सरकार या फिर जो प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी उनके द्वारा? जी, देखिए अखिल, इनका कहना है कि मैं ग्राम प्रधान से लेकर हर जगह हर संबंधित अधिकारियों के पास गई, लेकिन वहां पर भी मुझे जो है केवल आश्वासन दिया गया है और कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई। कौन से तो अधिकारी कहीं के ना पास कहीं गए देखा थे? ये ग्राम प्रधान ने नहीं सुना, कौन से अधिकारी के पास आप गए थे? नाम किसके पास गए थे? उसके बाद आश्वासन उस अधिकारी ने दिया, वही तो पूछ रहे, पूछिए। जी, इनका कहना है कि मैं जिलाधिकारी के पास भी गई थी, सब जगह गई, लेकिन कोई सुविधा नहीं। जी, मैं जिलाधिकारी के पास भी गई। क्या सहारनपुर फरियाद आप कचहरी में लेकर के मेरा गए थे? सहारनपुर कचहरी में गई मैं, मेरा झगड़ा हो गया था उनसे। फिर उसने खर्चा देने से मुझे मना कर दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं खर्च नहीं लूँ, वकील के पास भी खर्चा नहीं दे पाई, तो इसलिए मैं अपनी बस हिम्मत छोड़ दी मैंने। फिर मैं गाना ही गाती हूँ, इसका ही मुझे शौक है। मैं इसी से कुछ करना चाह रही हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रही हूँ मैं, और जिससे मेरे बच्चे का पालन पोषण हो जाए, जिससे हमें कोई सरकारी सुविधा मिले, हमें यही बस। अच्छा ये अखिल किस जी, तरीके देखा की जा रहा है कहीं ना सरकारी सुविधा आप कहीं चाहते हैं? मतलब आप भी बताइए, खुल करके अपनी बात रखिए, किस तरीके की सरकारी सुविधा किस आप तरीके चाहते से हैं? करना क्योंकि चाहते देखिए हैं? आपका मामला पूरा का जी, पूरा न्यायपालिका में है, जैसा आपने बताया। तो न्यायपालिका से ही वहां पर कोई निर्णय आएगा आपकी गुजारे भत्ते को लेकर के। लेकिन आप किस तरीके की सुविधा चाहती हैं? क्या आवास की सुविधा आप चाहते हैं? किसी तरीके की इसको लेकर के कभी आप प्रधान के पास गए? किस तरीके की बातें उनके द्वारा जी कही गई? अधिकारियों के पास गए, उन्होंने क्या कहा? जी, मुझे फिलहाल ये सुविधा चाहिए। मेरे पास रहने का घर नहीं है अपना कोई। मैं अपने रिश्तेदारी में कहाँ जाऊंगी, कहाँ कितने दिन कोई रखेगा, तो आपने तो मुझे आवास को रहने के लेकर लिए के प्रधान से बात की? जी नहीं, वो प्रधान तो उन्हीं का पक्ष करते हैं, वो मेरा साथ नहीं देते। बोलते भी है, वो मेरे ससुराल वाले ऐसे बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ऐसा बोलते हैं मुझे। उनके पास पैसा है, मैं कुछ नहीं उच्च कर अधिकारियों पाती। से आपने बात की तो उन्होंने क्या कहा? जी, उन्होंने यही कहा कि पैसा लगेगा, मतलब हर जगह पैसा लगता है, मेरे सपोर्ट में कोई खड़ा होता नहीं, किस साथ अधिकारी देने ने वाला आपसे नहीं कहा है पैसा मेरे। लगेगा? सभी अधिकारी बताते हैं कि ऐसे ही। किसी एक अधिकारी के पास तो आप गए होंगे ना, कौन अधिकारी तक? उसका कोई पद अगर आपको नहीं है, कोई नाम है, किसी के पास अगर गए हो आप, किसी पैसा लेने का अगर आरोप लगा रहे हैं आप किसी अधिकारी के ऊपर, तो आपको तो जानकारी होगी ना कौन से अधिकारी ने आपसे पैसा मांगा। क्योंकि तो शिकायत कर रहे हैं आप, तो शिकायत करेंगे तो कम से कम उनको जानना तो चाहिए कि भाई इस अधिकारी ने आपसे पैसा मांगा है, इस अधिकारी ने आपसे इस तरीके की बात की है।
नहीं, मैं वकीलों के पास भी गई हुई, उन्होंने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया। ऐसे ही बोला कि मतलब तारीख पे आकर झगड़ा कर, उससे वो कर, तो मैं कैसे फिरूं? मैं अपने बच्चे को लेकर परेशान हूँ। मेरा बच्चा पढ़ाई से भी ऐसे ही घर बैठा बिल्कुल हुआ है। राम कुमार जी, बात तो समझ में आ रही है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, जो भी बातें इन्होंने जिस तरीके का आरोप लगाया है, लेकिन सवाल ये, क्या आपने किसी इनके मामले को लेकर किसी अधिकारी से बात की? अब ये बता रही है कि किसी ने पैसे की डिमांड की, लेकिन नाम नहीं बता पा रही है उस अधिकारी का, जो भी है। लेकिन क्या आपने किसी अधिकारी से बातचीत की कि इनको क्यों नहीं सुविधा मिल पा रही है? अगर कोई सुविधा के लिए, लेकिन इनका साफ तौर पर जो इनसे बातचीत करने के बाद समझ में आ रहा है राम कुमार जी, ये इनको उम्मीद न्यायपालिका से है, क्योंकि अभी प्रधान में अधिकारी के पास गए तो अधिकारी का भी नाम नहीं बता रहे कि किस अधिकारी के पास गए थे। तो अगर ऐसे आरोप लगाएंगे बिना किसी जानकारी के तो भी गलत हो जाएगा। जी जी जी, देखिए अखंड जी, कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से ये अपना भी जीवन यापन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सिंगर हैं, इनको सिंगर के रूप में जो अपना ये देश के लिए गीत गाते हैं, तो क्या आप इसके इनका जो है गीत सुनना चाहेंगे सर? नहीं, आप बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपका टैलेंट है, आप उस टैलेंट के हिसाब से कुछ भी करें, सबको अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का सबको अवसर मिलता है। लेकिन देखिए, बड़ी एक चुनौती है और मानवता के, और ये कहें कि पैरामीटर पे कहीं खरी नहीं उतरती कि अगर आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आपने जी आरोप लगाया कि आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो गलत है। कि जो मदद नहीं कर रहा है उनका नाम आप बताइए, क्या मदद नहीं कर रहा है इस बारे में बताइए, देखिए अखंड क्योंकि जी, सरकार इन सारी चीजों को अखंड जी लेकर के जानना चाहेंगे आपकी मदद कि करती है। अखंड जी, मैं इनसे जानकारी मैंने की है, तो इनका कहना है कि ग्राम प्रधान हुए, सचिव हुए, इनसे जो है मैंने मदद मांगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो है कहीं ना कहीं आवास नाम के जो है कहीं ना कहीं रिश्वत मांगने की कोशिश की जाती है। ये गरीब परिवार से आती है, नहीं, तो वही तो इनका बात है कहना ना है कि ये रिश्वत राम कुमार जी, यही बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि पैसा मांगा जा रहा है, तो कम से कम खुल के उच्च अधिकारियों से बताएं। अगर प्रधान और सचिव पैसा मांग रहे हैं तो आप जिला अधिकारी के पास जाइए और बताइए उनके बारे में किस तरीके की बातें हैं। क्योंकि देखिए, आरोप लगाएंगे तो कितना आरोप सिद्ध होगा? वो कह देंगे हमने तो मांगा ही नहीं, तो क्या किसी इसका कोई आपके पास साक्ष्य है? आज की डेट में सबसे बड़ी बात साक्ष्यों के ऊपर सारी चीजें होती हैं। तो कभी अपने उच्च अधिकारियों को आपने इस पूरे मामले पर कोई जानकारी दी, या उनसे पूछा, या उनसे बातचीत की, या उनके बारे में अवगत कराया? जी, देखिए खानी जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इनकी जो है समस्या को लेकर में आवाज उठाएंगे और इनका जो है समय अधिकारियों को उनको जो है भेजने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे इनको जो है कहीं ना कहीं उनको न्याय मिल सके। बिल्कुल राम कुमार जी, इसको लेकर के उच्च अधिकारियों से बातचीत कीजिएगा कि अगर इस तरीके से एक असहाय महिला है जो पीड़ित है और नारी शक्ति वंदन की बात की जाती है, अगर वहां पर इस तरीके से नारी अशक्त हो जाएंगी, उनकी शक्ति नहीं रह जाएगी, और अगर उनसे पैसे की डिमांड की जाएगी, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जो लोग भी हैं, या यूं कहें कि जो लोग भी इस तरीके के काम करें, उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई, इसको भी लेकर के बातचीत कीजिएगा। और जो भी मदद हो सकेगा अधिकारियों से पूछिएगा कि आखिरकार इनकी मदद क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों जो बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम कुमार जी इस तमाम जानकारी के लिए, और अधिकारियों से जरूर बात कीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बता दें कि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में कितने बड़े पैमाने पर, अगर हम बात करें तो 15 दिनों के भीतर 102 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। और जहां तक जानकारी, 38 के करीब जो जिला अधिकारी थे उनको बदल दिया गया है। साफ तौर पर मैसेज साफ है अधिकारियों से कि अब काम को बेहतर तरीके से करना होगा, और उसका क्रियान्वयन जो है वो दिखाई भी दे, धरातल पर दिखाई भी दे। इसीलिए 15 दिनों पर एक बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। प्रशासनिक फेरबदल में कहीं ना कहीं कई सवालों को जरूर जन्म देता है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की मंशा साफ है कि अधिकारियों को सही तरीके से काम करना ही होगा। चाहे हमने देखा किस तरीके से प्रतापगढ़ और संभल के भी से लेकर के तमाम जो जिला अधिकारी थे जिनके ऊपर आरोप लगे मोबाइल फोन लेने के, उनको भी हटा दिया गया। साथ ही साथ रिंकू सिंह राही, जो उन्होंने पोस्टिंग को लेकर के इस्तीफे की पेशकश की थी, उनको भी पोस्टिंग मिली है। कई दिनों से वो आरोप लगा रहे थे कि साइड उनको नहीं मिल रही है पोस्टिंग। तो साफ तौर पर बड़े प्रशासनिक फेरबदल हमने इन 15 दिनों में देखे हैं, और जो विवादों में रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, उनको हटाया भी गया है, और जिन्होंने अच्छा काम किया है उसे इनाम भी मिला है। तो इतना जरूर है कि 15 दिनों में बड़े पैमाने पर हुए प्रशासनिक फेरबदल कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि सरकार की मंशा साफ है कि जो अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा, और जो सरकार को बदनाम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।